हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है। जो भी आपके करंट अफेयर्स है साइंस से रिलेटेड, जो पीटी 17th में आ सकते हैं, उसका लेक्चर 1 अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। लेक्चर 2 आज मैं अपलोड कर रहा हूं और आपको बस ध्यानपूर्वक सुनना है। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, आप मैच कर लो प्रीवियस ईयर पेपर को। 69 68 आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे पल्सर्स पर क्वेश्चन हो, चाहे आपका स्पेस मिशन के मैच द फॉलोइंग पर हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप सिर्फ वन लाइनर करंट अफेयर्स मैगजीन पर रिलाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैगजीन्स को ब्रॉडर लेवल में पढ़ना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं विजन आईएएस की मैगजीन आपको अच्छे से कवर करवा देती है। तो एक चैलेंज ये रहता होगा कि भाई इतना बल्कि कंटेंट को हम पढ़े कैसे, सब कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए इनिशिएटिव लिया है कि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है बस उसी को पढ़ाना है, और आप देख सकते हो जो हाईलाइटेड कंटेंट है बस उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। बाकी कुछ भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चंस बनेगा, आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आओगे। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर एक भी नंबर आप एक्स्ट्रा नंबर लेकर आते हो तो कट ऑफ के ऊपर ले आ सकता है आपको। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में तो आपको पता है कि 25 से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से अब 10 से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही है, चाहे आपका 5G टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका स्पेस मिशन हो, चाहे आपका इसरो का मिशन हो, उस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें भी बदलाव करनी पड़ेगी, हमें भी उसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा जैसा रास्ता एग्जामिनर अपना रहा है। तो ये आप मान कर चले, पहले के रास्ते हमें अपनाने नहीं होंगे, हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीड यही है। अदरवाइज आप जाओगे, क्वेश्चन लड़ेगा नहीं, आप बेकार में परेशान होगे कि इतना मेहनत करने के बाद, 1 साल 2 साल देने के बाद फिर भी पीटी नहीं निकल रहा है, तो दिक्कत की बात होगी। मैंने खुद पीटी निकाला है, मेंस लिखा है, 3 सालों का अनुभव है पढ़ाने का, तो आपको मैं अपने अनुभव के अनुसार बात बता रहा हूँ कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आप विश्वास करो और उस हिसाब से आप रिवाइज करो, उस हिसाब से आप मूव ऑन करो। सिलेक्शन होना पक्का है, गारंटीड है। ठीक है, तो आराम से आपको बस कंटेंट को सुनना है ध्यान से, और फिर ये जो पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। ओपन करना है, हाईलाइटेड कंटेंट को देखना है, उसके अलावा नहीं। यहाँ से आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा। आप पीडीएफ रीड करोगे तो फैक्ट का रिवीजन होगा। यही दो चीज़ें चाहिए, क्लैरिटी प्लस रिवीजन। ये दोनों चीज़ें बार बार करते रहो रिपीटेटिव मोड में, आपका क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से। और आने वाले समय में हम तो बिहार स्पेशल का भी करवाने वाले हैं। बिहार स्पेशल में आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो सब भी, तो वो सब को भी आप आसानी से कवर कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही, क्योंकि हमें फालतू में डाटा को एकुमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है, क्यों हम फालतू में डाटा को एकुमुलेट करें जब वो काम की है ही नहीं। तो उसके लिए कहीं न कहीं हमें छाँटने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने छाँटा है। अब ये स्पेस का करवा रहे हैं, फिर हम हेल्थ का, फिर हम आपका आईटी सेक्टर का करवाएँगे। ये सब आपका पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़े और आपका सिलेक्शन होगा। इसी तौर पर आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर द 17th बीपीएससी डेफिनेटली। ये आप मोटिवेशन लाओ, माइंडसेट चेंज करो अपना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो क्यों न्यूज में है? तो बेसिकली इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कौन से व्हीकल से? आपको ध्यान रखना है पीएसएलवी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुल फॉर्म जरूर याद रखना है पीएसएलवी का, जीएसएलवी का, क्योंकि आजकल वो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इसको पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किया गया, उसके साथ साथ जो पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है उसको फिर से लोअर ऑर्बिट में उतारा गया, लगभग आपका 350 किलोमीटर के ऑर्बिट पर। और वहाँ पर पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या है ये एक्सपेरिमेंट? बेसिकली ऑर्बिट को लोअर करके, मतलब जो पीएसएलवी व्हीकल है उसको लोअर किया गया, इसमें कुछ पेलोड्स लगाए गए थे, और ऑर्बिट में रहकर ही ये लॉन्च व्हीकल कुछ एक्सपेरिमेंट
कर रहा था। ये सब पेलोड्स है जिसके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे होगा क्या कि भाई हम बार-बार सैटेलाइट लॉन्च करेंगे नहीं, कि हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं पीएसएलवी से, फिर हम उस पर एक प्रकार से रिसर्च करने के लिए सबसे बढ़िया है कि पीएसएलवी से हमने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है? अगर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ डाटा गैदर करना है, तो उस उसको हमने थोड़ा-सा ऑर्बिट मतलब एल्टीट्यूड को लोअर किया, एक्सपेरिमेंट किया और डाटा गैदर किया, काम खत्म। पैसा भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, मैन पावर भी बचेगा, ठीक है? तो यही तो है इसरो का ऑब्जेक्टिव भाई, अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज़ वी आर डेवलपिंग नेशन। पैसा बचा-बचा के चलना है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो ये आपका लगभग-लगभग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा पोएम एक्सपेरिमेंट, याद रखना। 4 से 6 मंथ फॉर स्मॉल साइंटिफिक पेलोड्स। सिंपल सा शब्द है। अब एक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्या होता है? नॉर्मली आप देखते हो कि लाइट जो है चारों दिशा में ट्रेवल करती है। आप अपने लाइट बल्ब को देख लो, है ना? तो वो चारों दिशा में ट्रेवल करती है। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? हमने दिशा निर्धारित कर दिया। तो दिशा निर्धारित करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे पोलराइजिंग फिल्टर। तो आप देखो लाइट चारों दिशा में चल रही थी, हमने ये फिल्टर का इस्तेमाल किया, पोलराइज हो गई, एक दिशा में आ गई। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो एक्सरे पोलरीमीटर क्या होगा? तो ये जो आपका एक्सपोसेट है, ये क्या है? इसका नाम है आपका एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो बेसिकली जो हमारा स्पेस है, स्पेस में हमने आपको बताया कि बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, ठीक है? अब क्या होता है ना कि ये सब आपस में टकराते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं तो एक्स-रे इमिशन होता है। तो एक्स-रे इमिशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो एक्स-रे इमिशन जो इन सब बॉडीज़ से एमिट हो रही है, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, मेज़र करने के लिए ये एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो होप यू अंडरस्टूड बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और पोलराइजेशन क्या है, और ये जो आपका पोएम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ। अभी हाल-फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है। सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना होगा, जो आपका मतलब इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट है, जो एक्चुअली अभी गई थी स्पेस में, लेकिन क्या हुआ है कि उनका जो स्पेस व्हीकल है, वो स्पेस में फँस गया है। तो ऐसे में उसको रिटर्न होने में दिक्कतें हो रही है। तो कौन से स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया था उनको, वो स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएँ? क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये टॉपिक है, ये आप भी जान रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में है। तो बेसिकली 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिफंक्शनल कर दिया जाएगा, यानी कि इसका जो काम है वो तमाम हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शनल नहीं होने वाला है। ठीक है? तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो एक प्रकार से ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी आप कह सकते हो, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करने का एक जगह कह सकते हो, जिसको बेसिकली कुछ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है। ठीक है? और ये स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो लगभग 90 मिनट में ये अर्थ का चक्कर लगाती है। ठीक है? तो दीज आर हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लो अर्थ ऑर्बिट में ये अच्छे से ध्यान रखना है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि लगभग-लगभग आपका 370 से 460 किलोमीटर ऑफ द एल्टीट्यूड। जैसे ये अर्थ है, तो इसका एल्टीट्यूड अगर नापे तो लगभग 370 से लेके 460 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में ये लो अर्थ ऑर्बिट कहलाते हैं। उसके बीच में आप सैटेलाइट डालो तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहलाता है। सिंपल सा शब्द है, ठीक है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बनाने के पीछे कुछ स्पेस एजेंसी का हाथ है, लेकिन इसरो का हाथ नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी आपकी पार्टनर फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, जाक्सा जिसको जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहते हैं, फिर कैनेडियन स्पेस एजेंसी और रशिया। तो ध्यान रखना है रशिया भी है, ऐसा नहीं कि भाई यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है तो वेस्ट और ईस्ट में दुश्मनी है तो रशिया नहीं होगा। वो बहुत पहले ही इसे लॉन्च किया गया था, 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल बेसिकली सप्लीमेंट्स ऐड किए गए, ठीक है? और इसको फिर डी ऑर्बिट किया जाएगा बेसिकली 2030 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक्स हमने डबल टॉपिक कवर कर लिया है। उसी प्रकार से मैच द फॉलोइंग में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए स्पेस स्टेशन और कंट्री के बीच। तो रशिया का सैल्यूट 1
पहला स्पेस स्टेशन था, बस आपको नाम याद रखना है। रसिया का एक समय स्पेस स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम है सैल्यूट 1। उसी प्रकार से चाइना का अभी लेटेस्ट में चाइना ने स्पेस स्टेशन अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है तियांगोंग। ठीक है, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है, नाम से ही पता चल रहा है ये चाइना का है। ठीक है, उसी प्रकार से यूएसए ने कभी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, यूएसए का पहला स्पेस स्टेशन स्काई लैब। बस आपको नाम याद रखना है, स्काई लैब यूएसए, तियांगोंग चाइना, सैल्यूट रशिया क्या है, स्पेस स्टेशन है। और भारत भी आने वाले समय में अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने वाला है। हालांकि अभी इसका समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है क्योंकि ये सब थोड़ा सा एक कॉस्टली भी होता है, दूसरा टेक्नोलॉजी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। होप यू अंडरस्टूड। अब आप समझो लॉन्च व्हीकल के बारे में। ठीक है, जैसे कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए व्हीकल का इस्तेमाल होगा, तो उस व्हीकल को ही हम नाम देते हैं लॉन्च व्हीकल। अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोड का वो सैटेलाइट लेके जा सकता है उसकी क्षमता के आधार पर हम पीएसएलवी और जीएसएलवी का नाम देते हैं। तो पीएसएलवी हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी होगा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पीएसएलवी जीएसएलवी थोड़ा सा फुल फॉर्म आप एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, और याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो आपका लॉन्च व्हीकल है उसमें हम सैटेलाइट फिट कर देते हैं। तो ये जो आपका सैटेलाइट जब स्पेस में जाता है होता ये है कि सैटेलाइट तो बाहर निकल के आ जाती है, तो ये जो लॉन्च व्हीकल है वो बर्बाद हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है और स्पेस डेब्रिस बनाता है। लेकिन जो ओवरऑल जैसे नासा है उन सबों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि भाई अगर बर्बाद हो जाता है तो क्यों ना हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जिसके माध्यम से होगा क्या कि जो आपके लॉन्च व्हीकल है उसको हम वापस से रीयूज कर सके, उसको वापस से अर्थ पर बुला कर हम उसको फिर रीयूज कर सके सैटेलाइट लॉन्च करने में। तो वो तो चलो उन्होंने डेवलप कर दिया, लेकिन अभी इसरो इसे डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए वो उन्होंने टेस्ट भी किया। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसरो ने जो रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या है, पुष्पक। बस इतना याद रखना है। तो लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मैंने बताया कि दोबारा उसको हम यूज कर सकते हैं, स्पेस में भेजो फिर बुलाओ फिर लॉन्च करो फिर बुलाओ, तो रीयूजेबल हो गया। तो इससे खर्चा बचेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद GSAT-20 क्या है आपका, बस आपको ध्यान रखना है कि GSAT-20 इसरो ने बेसिकली इसको लॉन्च करेगा, इंडिया लॉन्च करेगा, लेकिन स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। ठीक है, और ये क्या है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब इस सैटेलाइट के माध्यम से हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, एक तो होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में क्या होता है, हम एरिया को सेंस करते हैं, एरिया को ऑब्जर्व करते हैं, पर्टिकुलर एरिया को, तो होता है रिमोट सेंसिंग। चाहे वो रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करे, चाहे आपका एक फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करे, ठीक है, चाहे वाटर बॉडी को ऑब्जर्व करे, तो रिमोट सेंसिंग, एरिया सेंसिंग। ठीक है, उसके बाद होता है कम्युनिकेशन, तो आपका जो DTH है या फिर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो वो सब आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सिंपल सा शब्द में यही याद रखना है, काम हो गया। ठीक है, तो आप देखो कि इतने सारे डाटा ऐसे ही छट गए क्योंकि ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना केजी का था, है ना, ये सब कुछ भी आपको याद नहीं रखना है क्योंकि जो डिमांड है उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो सब नहीं, अदरवाइज आप पढ़ भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक है आपका इनसेट 3DS, तो इसरो ने इसको भी लॉन्च किया है इस सैटेलाइट को। ये क्या है, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और कौन सा रॉकेट यूज किया है, GSLV। तो ये हमने आपको बात किया है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपका, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं अच्छे से कि क्या है ये। तो देखिए, जब हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो लेट्स से ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ, अर्थ है आपका ये। उसके बाद अर्थ, अर्थ को अर्थ से हम जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो किसी न किसी ऑर्बिट में हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्बिट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जब हम जियो स्टेशनरी नाम को आपको तोड़ना होगा, जियो और स्टेशनरी, यानी कि जियो मतलब हो गया अर्थ,
तो अर्थ से अगर हम उस सैटेलाइट को देखेंगे तो वो कहीं न कहीं स्टेशनरी दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा, मतलब एक ही पोज़ीशन पर हमें वो दिखेगा, ठीक है? तो जैसा कि आप स्टार को देखते हो, एक ही पोज़ीशन पर आपको दिखता है ना? तो वो हो गया आपका जियो स्टेशनरी। अर्थ से अगर हम देखेंगे उस सैटेलाइट को तो वो स्टेशनरी दिखेगा। अब ये होता कैसे है? तो ये होता ऐसे है, ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई उसकी जो स्पीड होती है वो मैच करती है अर्थ के रोटेशन के स्पीड से। ज़ाहिर-सी बात है, आप रिलेटिव स्पीड आप समझे होंगे तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर 0 हो गया तो सेम लोकेशन पर वो दिखेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपका ये सैटेलाइट मूव करता है ये वेस्ट टू ईस्ट करता है, यानी कि जो रोटेशन अर्थ करती है वेस्ट टू ईस्ट से, ये सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट से रोटेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सैटेलाइट स्टेशनरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जियो स्टेशनरी। अब होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में बस होता ये है कि इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये तरीका है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने का। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं उसको हम लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लेके जाते हैं, ठीक है? उसके बाद धीरे 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 हम उसको जियो स्टेशनरी पर लेकर आते हैं। तो एक प्रकार से जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, ट्रांजिटरी ऑर्बिट होता है जिसका मकसद होता है कि वहाँ पर उस सैटेलाइट को पहुँचा दिया जाए, फिर मैन्यूवरिंग करके, ठीक है, उसको फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लाया जाए। तो ये सिंपल सा शब्द है, आपको समझना है, ठीक है? होप यू अंडरस्टूड। एक होता है आपका बेसिकली हम आगे देखेंगे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो सन सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सन है, ठीक है, और अर्थ है, तो ये जो सैटेलाइट होगा वो बेसिकली सन के सिंक्रोनस में होगा, यानी कि मोस्टली ये पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। तो सन और ये सैटेलाइट जो टाइमिंग होगा वो सेम होगा। लेट्स से कि अगर 2 बजे जो सैटेलाइट है अगर एक पार्टिकुलर लोकेशन पर दिखती है तो हर बार हर दिन 2 बजे वो उसी लोकेशन पर दिखेगी। हर 3 बजे जहाँ वो दिखती है तो हर बार अगर सन से देखा जाए तो फिर वो 3 बजे दिखेगी। तो एक चीज़ होती है। क्यों लॉन्च किया जाता है? तो बेसिकली एक तो ये है कि भाई रेगुलर सनलाइट सन रेज इसको मिलता रहे, ठीक है? इसलिए भी इसे लॉन्च किया जाता है। तो ये हो गया आपका सन सिंक्रोनमस, मतलब सन के अनुसार सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज किया गया है, ठीक है? तो सन से अगर हम देखेंगे तो सैटेलाइट का पोजीशन सेम नज़र आएगा एट वेरियस टाइम इंटरवल। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स। हालांकि चांसेस कम है इतने डिटेल में जाने का, लेकिन पूछा जा सकता है। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जियो सिंक्रोनमस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर आपको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक ठोकिए, शेयर करिए, और हम इसी प्रकार से आपके लिए बिहार स्पेशल का, बजट का, सबका टॉपिक कवर करवाने वाले हैं, और जो आपका डाटा होगा वो जेन्यून होगा, ठीक है? तो लेट्स मूव टू वेरियस स्पेस मिशन। एक तो है आपका कार्टोसैट। तो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी कार्टोसैट को बहुत पहले लॉन्च किया गया था 2007 में, लेकिन अब इसका लाइफ ख़त्म हो चुका है तो इसको डी ऑर्बिट किया जा रहा है, इसको समाप्त किया जा रहा है। तो जब इसको समाप्त किया जाएगा तो क्या क्रिएट होगा? यस यू नो, स्पेस डेब्रिस क्रिएट होगा, ठीक है? क्या आपको याद है केसलर सिंड्रोम के बारे में हमने बात किया था? क्या है केसलर सिंड्रोम? जल्दी से आप रिकॉल करो, ठीक है? तो ये हमने आपको कार्टोसैट 2 के बारे में बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद है आपका प्रोबा 3 मिशन। तो प्रोबा 3 मिशन ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसको लॉन्च कौन करने वाला है? तो इसको लॉन्च करने वाला है इसरो, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि ये मिशन इसरो का नहीं है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। और ये मिशन है क्या? तो बेसिकली जैसे 2 सैटेलाइट्स जब लॉन्च किए जाएँ एक साथ तो सिंक्रोनमस में रहे, यानी कि जिस डिस्टेंट पर इन सैटेलाइट को रखा गया है, जिस मेज़रमेंट्स के आधार पर दोनों सैटेलाइट को सेपरेट किया गया है, वो हर समय उस पैटर्न को फॉलो करे। इसका परीक्षण के लिए, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए आपका प्रोबा 3 मिशन लाया गया है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव तो मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से जो 2 सैटेलाइट्स हैं वो एक साथ फ्लाई कर रहे हैं फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर।
तो इसको प्रूव करने के लिए फ्लाइंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए ये आपका प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है? जैसे आप मान के चलो फ्यूचर में हो सकता है कि मैन्ड मिशन हो, तो भाई एक आपका स्पेस क्राफ्ट है, हो सकता है ये डैमेज हो गया, तो उसके साथ दूसरा जो चलेगा, तो आराम से अगर ये खराब हुआ तो इस पर शिफ्ट हो सकता है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ हो गई। उसके बाद है आपका इंजेन्युटी, मार्स हेलीकॉप्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे नासा ने मार्स मिशन लॉन्च किया था, ठीक है? तो उसके साथ-साथ आपका इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया था। तो इस हेलीकॉप्टर ने मार्स पर उड़ान भी भरी थी, आपको भी पता होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि मार्स पर जो हेलीकॉप्टर चल रहा है जिसको नासा ने लॉन्च किया था, तो उसका नाम है इंजेनिटी और एक है परसिवरेंस। तो परसिवरेंस क्या है कि मार्स मिशन जब लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, तो उसके साथ रोवर, जो मैंने आपको बताया कि ये वाहन होता है जो सरफेस पर चलता है, मार्स के सरफेस पर चल रहा होता है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसका नाम जो दिया गया था परसिवरेंस नाम दिया गया था। और आप हमें बताओ कि चंद्रयान 3 में जो रोवर का नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ कवर करने के बाद हम चलते हैं वॉयेजर 1 की तरफ। तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ये बेसिकली इंटरस्टेलर स्पेस में एक प्रकार से स्पेस क्राफ्ट कहो या फिर आप कहो कि एक सैटेलाइट को छोड़ दिया गया है जो स्पेस पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है? जैसे इस वॉयेज ने जुपिटर को क्रॉस कर लिया, मार्स को क्रॉस कर लिया, अभी इवन ये आपका इंटरस्टेलर स्पेस में जा रहा है। क्या है इंटरस्टेलर स्पेस? तो इंटरस्टेलर स्पेस आप कह सकते हो कि लेट्स से कि ये आपका सोलर सिस्टम है ना? तो सन का प्रभाव यहाँ तक है। जो भी है सन का ग्रेविटी कह लो या फिर आपका सन का जो चार्ज पार्टिकल सब निकलते हैं, स्पेस वेदर को जो गवर्न होता है यहाँ तक है। ठीक है? और ये आपका, तो इसके बियॉन्ड जो आपका स्पेस बन रहा है वो आपका इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ पर सन की ग्रेविटी उतनी मजबूत नहीं होती है, सन का जो आपका स्पेस वेदर होता है ना, उस वो प्रभावी नहीं होता है। तो आप समझो कि इतना दूर तक चला गया है। ठीक है? तो ये है आपका वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ध्यान रखना है, वॉयेजर 2 को तो बाद में लॉन्च किया गया था और किसका इनिशिएटिव था ये? नासा का। ठीक है? तो आप देख सकते हो 1977 में वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था और 2012 में ही इन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस को बहुत ही दूर ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है वो जा चुका है। ठीक है? और बहुत सारी फाइंडिंग्स भी इन्होंने की है। तो क्या फाइंडिंग्स की है? वी डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बस मैच द फॉलोइंग वन लाइनर के रूप में इसे पूछा जा सकता है। एक है आपका इंट्यूटिव मशीन मिशन। तो बेसिकली जो इलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उन्होंने प्राइवेट मून मिशन लॉन्च किया। एक तो होता है ना कि नासा लॉन्च करता है, तो ये जो आपका इंट्यूटिव मशीन मिशन है, ये स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि एक प्राइवेट मिशन है। ठीक है? मून के लिए मिशन है। तो बस नाम याद रखना है। ठीक है? इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। मून के मिशन के बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में पढ़ा दिया है, कौन-कौन से कंट्री ने क्या लॉन्च किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, यू गो विज़िट एंड वॉच द लेक्चर। आपको उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो जो मैंने हाइलाइट किया है बस उसी को पढ़। एक है आपका डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। तो बेसिकली जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर को लॉन्च किया है। क्या है ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर? नाम से ही पता चल रहा है कि लेट्स से अगर आपका जो फिशरमैन है, हो सकता है वो डिस्ट्रेस में फँस जाए, हो सकता है साइक्लोन आ जाए, हो सकता है सुनामी आ जाए और वो अटका हुआ है। तो उसके बोट में ट्रांसमीटर फिट कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से वो अपनी इन्फॉर्मेशन लोकेशन ट्रांसमिट कर सकता है और जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जाएगा तो बचाया जा सकता है। तो एक प्रकार से समझो कि अर्ली रिकवरिंग सिस्टम है ये फिशरमैन की, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है? उसके बाद आप समझो कि वन लाइनर का ये क्वेश्चन है, कुलाशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट। तो ये कुलाशेखरम पट्टिनम स्पेस पोर्ट कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? तमिलनाडु में। ठीक है? स्पेस पोर्ट है, मतलब जैसे श्रीहरिकोटा जो कि आपका एक पोर्ट है, स्पेस पोर्ट, जहाँ से स्पेस सैटेलाइट सब लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से इसे भी डेवलप किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में जो भी सैटेलाइट लॉन्च हो यहाँ से हो सके, वहाँ से तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ से भी लॉन्च किए जा सके। और बाकी हमने शिव शक्ति के बारे में तो पढ़ाया ही था आपको। क्या है शिव शक्ति? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है? आपको रिकॉल करना होगा।
तो ये आपका लगभग स्पेस मिशन खत्म होने वाला है। अब कुछ समरी देख लेते हैं। क्या आपको पता है एस्ट्रोसेट मिशन हमने आपको पढ़ाया? जल्दी से आप बताओ क्या है एस्ट्रोसेट मिशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है आपको। क्या हमने आपको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने लॉन्च किया है वो आपको बताया? बिल्कुल बताया। नाम क्या है? जल्दी से आप बताओ। ठीक है, रिवाइज करो, रिकॉल करो, जल्दी जल्दी रिकॉल करना है आपको। अभी तुरंत हमने बताया बताया है आपको, तो रिकॉल करना है आपने। ठीक है, क्या हमने पोयम 2 के बारे में बताया? क्या है ये? जल्दी जल्दी रिकॉल करिए। ठीक है, हाँ, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। निसार, आई थिंक कि इस पर क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा भी है। निसार बेसिकली ये क्या है कि रेडार सैटेलाइट है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ऑब्जर्वेटरी होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा जाएगा। ठीक है, और इसको इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है, और इसके माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रायोस्फीयर ट्रैकिंग, ये सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको 2024 में लॉन्च करने का प्लान है। ये चीज़ें PSLV C56, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। PSLV का फुल फॉर्म जल्दी से आप बताएं हमें क्या है, GSLV का फुल फॉर्म क्या है? टू से एंड राइट क्विकली इन द कमेंट सेक्शन। तो होप आपको मज़ा आ रहा है, जैसे जैसे आपको आनंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ज़रूर करें। अब हम चलते हैं स्पेस मिशन, जो कि मैंने आपको बताया था मार्स 2020 मिशन, जिसमें आपका इंजनिटी, हेलीकॉप्टर, परसिवरेंस रोवर, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में आपको याद रखना है कि इंडिया ने मंगलयान मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, कब लॉन्च किया था, ईयर आप हमें बता दो। फिर यूएसए का आपका मार्स रिकन्सनेंस ऑर्बिटर एंड मार्स ओडेसी मिशन है। ये सब बस नाम याद रखना है, कौन से कंट्री का, ये ध्यान रखना है। और किसके लिए है, ये 3 चीज़ याद रखनी है। कंट्री, कौन से प्लैनेट के लिए, और किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जैसे चाइना का है, तो चाइना का मार्स मिशन का नाम क्या है, तियानबेन 1। तो तियानबेन 1 नाम है चाइना का। तो त्यांगोंग क्या है, तो चंगे ई 6 मिशन क्या है? जल्दी जल्दी आप रिकॉल करो, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, गो टू द प्रीवियस लेक्चर, वॉच दैट एंड देन कम अगेन, तो आपको ये सब सुना सुना लगेगा। सुना सुना मतलब अकेला नहीं, मतलब सुना सुना मतलब ऑलरेडी आपने सुना है, वो मैं बोल रहा हूँ। वॉयजर 2 मिशन, ऑलरेडी वॉयजर 1 वॉयजर 2 के बारे में हमने आपको बता दिया है। फिर लूसी मिशन, लूसी मिशन आपको पता होगा कि जो आपका जुपिटर है, जुपिटर के जो बेसिकली मून है, ठीक है, उसके लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया था। किसका है, नासा का। तो अगर लूसी मिशन किसका है, नासा का है, किस लिए है, जुपिटर के लिए है। ठीक है, जुपिटर के जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स है उसके लिए है। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये मैंने आपसे सवाल में पूछा है, ये जवाब आपको देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कवर किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर है पेस मिशन। तो पेस मिशन बेसिकली नासा का मिशन होगा, जिसके माध्यम से वो जो अर्थ पर वेरियस एरोजोल्स हैं, क्लाउड हैं, ओशियन इकोसिस्टम है, प्लैंक्टन्स हैं। प्लैंक्टन्स कौन हो गए, ये आपके जो मेराइन स्पीसीज होते हैं उनको हम प्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, इन सब के ऑब्जर्वेशन के लिए नासा ने पेस मिशन लॉन्च करने वाला है, और इसके माध्यम से ओशियन का ऑब्जर्वेशन, जैसे प्लैंक्टन की स्पीसीज कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है, क्लाउड के बारे में स्टडी, एरोजोल्स के बारे में स्टडी का पता लगाएगा। ये पेस मिशन नाम से ही पता चल रहा है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कवर हो गया आपका। और एक क्वेश्चन आपका जो पूछ सकता है, बस वन लाइनर के रूप में याद रखना है, कि जब हम बात करेंगे वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, समटाइम्स सीन इन न्यूज, तो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली लार्ज हैड्रोन कोलाइडर। तो लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है क्या, तो यहाँ इस कोलाइडर में बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पर जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसको एसिलरेट किया जाता है काफ़ी फास्ट स्पीड में। ठीक है, ताकि पता लगाया जा सके फंडामेंटल पार्टिकल्स का, उसके प्रॉपर्टीज का, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर नहीं हो पाते हैं। जैसे आपने गॉड पार्टिकल्स का नाम सुना होगा, तो वो सभी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया है। ठीक है, तो लार्ज हैड्रन कोलाइडर क्या है, तो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर मतलब ये जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसको स्पीड ऑफ लाइट के रेंज पर एक्सीलरेट करवाया जाता है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जाता है,
सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, ठीक है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस वेदर ऑलरेडी वी हैव डन इट। और स्टारलिंक याद रखना है। स्टारलिंक क्या है? तो स्टारलिंक बेसिकली जो एलोन मस्क है, ठीक है, उसने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके तहत वेरियस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है, किया जा भी रहा है। और इसके माध्यम से सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड की जाएगी दूर दराज के इलाके में। अब बात ये है कि क्यों लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट इंटरनेट? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जो सेल टावर्स होते हैं वो रिमोट एरियाज़ में या डिफ़िकल्ट टेरेन में लगाना मुश्किल हो जाता है, नेटवर्क नहीं पहुँचता है, तो डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन जोड़ा जाता है। उसके लिए आपको पता होगा कि सैटेलाइट फ़ोन्स आती हैं, जो सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेट करती है, जो कि आर्मी पर्सोनल के पास होती हैं। उसी प्रकार से एक रीसेंट डेवलपमेंट में चाइना ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया है। उसने किया क्या है, जो स्मार्टफ़ोन है, जैसे आपके और हमारे स्मार्टफ़ोन है, उसी में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी इंसर्ट कर दिया है। तो अब हमें कोई सैटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये स्मार्टफ़ोन्स अ, में इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, तो हम डायरेक्ट सैटेलाइट कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। नाम ध्यान रखना है आपको, नाम है आपका तिएनतोंग 1। तो नाम काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है, जैसे आपका मैंने बताया कि इस चाइना का स्पेस स्टेशन तियांगोंग है, ठीक है? और चाइना का मून मिशन क्या था? ये भी मैं भूल रहा हूँ, आप जल्दी से रिकॉल करके बताओ। उसके बाद अभी जो आपका स्मार्टफ़ोन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, उसका नाम होगा आपका तिएनतोंग 1। होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है? ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब लगभग-लगभग ख़त्म होने वाला है टॉपिक आपका, और आप देखोगे कि जो भी आपका स्पेस साइंस में जो भी टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। आर्यभट्ट, तो बेसिकली आर्यभट्ट को लॉन्च किए हुए, आर्यभट्ट आपको पता है ना, भारत का पहला सैटेलाइट जिसको हम आर्यभट्ट का नाम देते हैं, और लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो कब लॉन्च किया गया था आपका? 1975 में से लॉन्च किया गया था, तो आप देख सकते हो। और ये रशिया की मदद से इस सैटेलाइट को बनाया भी गया था। बाकी इसके ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। जूनो मिशन के बारे में हमने आपको बताया कि जुपिटर के लिए लॉन्च किया गया मिशन है नासा का। फिर ड्रैगन फ्लाई मिशन, इसको लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किस प्लैनेट के लिए? तो सैटर्न का जो मून है, सैटर्न का मून का नाम क्या है? टाइटन। तो उस मून की स्टडी के लिए इस ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2028 में। ये हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई मिशन, एक लाइन में बात खत्म। उसके बाद है आपका आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी। आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी क्या है? अंटार्कटिका में इस आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी को डेवलप किया गया है, मतलब इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है जहाँ पर न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व किए जाएंगे। और ये जो आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है वो बर्फ़ के नीचे इसको बनाया गया है। और इस ऑब्जर्वेटरी का जो एरिया है वो 1 क्यूबिक किलोमीटर का एरिया है, ठीक है? और इसमें हम न्यूट्रॉनों को डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉनों के बारे में मैंने आपको बताया कि रेयरली इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। तो आपका एक डाउट आया होगा कि भाई इसको फिर हम दूसरे लोकेशन पर या फिर अर्थ के सरफेस पर क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि अगर ये लेट्स से किसी आर्टिफिशियल सिग्नल्स या फिर रेज के साथ इंटरेक्ट कर जाए, तो फिर कहीं ना कहीं डिटेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको डीप लेवल पर ऑब्जर्वेटरी बनाए हैं ताकि डिटेक्ट करना आसान हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। उसी प्रकार से चाइना ने भी ट्राइडेंट बनाया है, जिसका नाम है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में बनाया जा रहा है न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए। तो आप समझो कि वर्ल्ड लेवल पर न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए काफ़ी बड़े लेवल पर काम हो रहा है, ठीक है। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी उतना खास नहीं है, आपको हमें बताना है कि कोडाईकनाल कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद कलाम 250। तो कलाम 250 क्या है? आपका स्पेस लॉन्च व्हीकल है, जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी है, उसी प्रकार से कलाम 250। और आपको पता है हमारे प्यारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस लॉन्च व्हीकल को रखा गया है, ठीक है। और ये प्राइवेट एजेंसी जो कि नाम है आपका स्काई रूट एरोस्कोप, इसने डेवलप किया, इसरो ने नहीं, स्काई रूट एरोस्पेस। नाम याद रख सकते हो। कलाम 250 क्या है? तो बेसिकली ये आपका लॉन्च व्हीकल है, स्पेस हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेस में। उसी प्रकार से चंगे 6 मिशन। तो चंगे 6 मिशन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है कि बेसिकली ये सैंपल रिटर्न मिशन है, यानी कि चाइना ने मून पर इस मिशन को भेजा और वहाँ से फिर सॉइल लाने का इसका प्लान चल रहा है वहाँ से, ठीक है।
तो चंगे 6 मिशन। उसके बाद क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है? तो बेसिकली ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको भी ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आइसोलेशन सिंगल सिंगल नहीं अकर करते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ग्रुप में आपको क्वार्क्स मिलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी विजुअल मैटर आप यूनिवर्स में देख रहे हो, स्टार, प्लैनेट्स, है ना, गैलेक्सी, लाइट, ये सब आपका क्वार्क से बना हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस हिसाब से फ्रेंड्स आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेस सेक्शन है वो कवर हो गया है। एंड नेक्स्ट सीरीज में हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे, और काफ़ी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कंटेंट था और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हमने इसको लॉन्ग टाइम में कवर किया है। तो आने वाले समय में अब बस आसान होने वाली है चीज़ें, बस आपको ट्रस्ट करके रिवाइज करना है बार बार, आपका सिलेक्शन होना पक्का है। टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यस आई विल बी क्लियरिंग द प्रीलिम्स डेफिनेटली, ठीक है। और बाकी आने वाले समय में मैं आपको करंट अफेयर्स, बजट जो भी है वो तो कवर करवाने वाला हूँ। देयर इज़ नो डाउट कि आपको ये सब कंटेंट मिलने वाले हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, रिवाइज करते रहना है, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, याद हो जाएँ। बस नींद में भी आपको उठाकर पूछे कोई, तो आप बोलो कि हाँ, यहाँ ये कन इसका मतलब ये है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपको लाइक, शेयर, कमेंट करते रहना है, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।